नमस्कार साथियों, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज दूसरा क्लास है। ठीक है, आप सभी को मालूम है, इनसे पिछले वाले क्लास में मैंने आप सभी को तीन, ठीक है, यानी कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया था इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री का। ठीक है, और जिनमें क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था प्यारे साथियों, दिखा देता हूं मैं आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन ये था, मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, ये भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये था, विजयनगर साम्राज्य की उमर नायक प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो ये थे कल वाले वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 9 फरवरी को आप सभी को पूछा जा सकता है। 99% चांस है प्यारे साथियों। ठीक है, और इनसे पिछले वाले क्लास में मैंने आप सभी को एक बात और बताया था कि मैं आप सभी को हिस्ट्री का, ठीक है, मैं आप सभी को हिस्ट्री का टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि 9 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप सभी को 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सभी, अगर मेरा कहने का मतलब है, जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, समय बहुत कम है। ठीक है, फाइनली हम सभी का सरस्वती पूजा भी समाप्त हो चुका है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा 4-5 बार तो याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, समय बहुत कम है, आप सभी अच्छे से पढ़ लो। आज के क्लास में मैं आप सभी को जो 3, ठीक है, 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 9 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो में ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4-5 मिनट रुक के पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दो, टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर में क्वेश्चन है आज के वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 1800 सल्तन की क्रांति के 2 मुख्य कारण क्या थे। 1800 सल्तन की क्रांति को प्यारे साथियों हम सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1800 सल्तन की क्रांति के 2 मुख्य कारण क्या थे। क्या आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को जैसे उत्तर बताऊंगा एग्जाम में, वैसा ही लिखना है आप सभी को। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उसको एकदम सरल भाषा में उत्तर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किताबी भाषा में लिख दिए हो, कुछ से कुछ लिख दिए, ऐसा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से उत्तर बताऊंगा एग्जाम में आपको वैसा ही लिखना है। ठीक है, चलिए 1800 सल्तन की क्रांति के 2 मुख्य कारण क्या थे, आप सभी को मैंने बता दिया। कि एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, 1800 सल्तन की क्रांति जो है 10 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, मेरठ से शुरू हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को पूछ भी सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, 1800 सल्तन की क्रांति के 2 मुख्य कारण क्या थे। देखिए इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है। देखिए इसका उत्तर आप सभी को जिस तरीका से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मोबाइल के स्क्रीन पे, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, हो सके तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को सेव कर लो, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। ठीक है, देखिए 1800 सल्तन के विद्रोह के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला धार्मिक कारण। ठीक है, देखो अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन आंसर को बस याद कर लो, अभी समय नहीं है समझने का। ठीक है, सबसे पहला है धार्मिक कारण, सैनिकों को दी जाने वाली एनफील्ड राइफल के कारतूसों में, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या लिखा हुआ है, सैनिकों को, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, पेन का कलर कौन सा कर लूं, येलो। ठीक है, चलिए सैनिकों को दी जाने वाली, ठीक है, सैनिकों को दी जाने वाली एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअरों की चर्बी होने की खबर ने, गाय और, ध्यान से पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनो। ठीक है, गाय और सुअरों की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सबसे पहला कारण में आपको यही लिखना है धार्मिक कारण में। ठीक है, और दूसरा है राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति के तहत, डलहौजी की हड़प नीति के तहत कई भारतीय रियासतों को जबरन ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। इतना ही आप सभी को, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इतना ही आप सभी को उत्तर भी लिखना है। समझे कि नहीं? आप सभी एक बार वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है वीडियो को रोक लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। ठीक है, बस 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। 1800 सल्तन की क्रांति के 2 मुख्य कारण क्या थे, तो धार्मिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे। ठीक है, ये मुख्य कारण थे प्यारे साथियों, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और आंसर को ध्यान से याद कर लो। ठीक है, 1800 सल्तन की क्रांति को हम सभी क्या बोलते हैं, मैंने आप सभी को बता रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, 1800 सल्तन की क्रांति कब शुरू हुई थी, 10 मई को शुरू हुई थी। कहां से, मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए हम सभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। समय बहुत कम है प्यारे साथियों, जी जान लगा दो पढ़ाई करने में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, दांडी मार्च, जिसे हम सभी नमक सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आप सभी को उत्तर जिस तरीके से बताऊंगा आप सभी को बिल्कुल याद हो जाएगा, एकदम चुटकी बजाते ही आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च जिसे हम सभी नमक सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड आंसर है। ठीक है, चलिए दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था।
क्या आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर? दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? कितने बच्चे बता सकते हो? ठीक है, एक लाइन में आप सभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर किस तरीके से आप सभी लिखना चाहते हो एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 9 फरवरी को। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि इसका उत्तर किस तरीका से आपको एग्जाम में यानी कि 9 फरवरी को लिखना है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो 100% कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम आते आते सबसे खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ा दूं हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ये कमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो लाया जा सकता है। ठीक है, खैर ये दूर की बात है, हम सभी शुरू करते हैं प्यारे साथियों 5 नंबर का क्वेश्चन। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्यारे साथियों मैं आप सभी को बता दूं ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, इसलिए आप सभी मेरी बातों को बस आराम से सुनिए और याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत पढ़ लो यार, पढ़ लो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, अब दांडी मार्च देखो, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च। ठीक है, दांडी मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, है कि नहीं? दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है, नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आप सभी को किस तरीका से लिखना है। चलिए उत्तर में आप सभी को किस तरीका से लिखना है ये देखिए, इतना ही उत्तर लिखिएगा। ठीक है, यहां तक ही उत्तर आप सभी को लिखना है। 2 नंबर यह क्वेश्चन है ना, इसलिए महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, शुरू से मैं आप सभी को पढ़ के बताता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। सही बात है। ठीक है, गांधी जी यह दिखाना चाहते थे कि नमक जैसी बुनियादी चीज पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार अन्यायपूर्ण, ठीक है, और इसके माध्यम से वे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। ठीक है, फिर से पढ़ो, याद हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गांधी जी यह दिखाना चाहते थे कि नमक जैसी बुनियादी चीज पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार अन्यायपूर्ण है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार अन्यायपूर्ण है और इसके माध्यम से वे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, दांडी मार्च का यही एक मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों। ठीक है, 2 नंबर में आपको इतना ही उत्तर लिखना है। ठीक है, मैंने आप सभी को एक बात और बताया प्यारे साथियों, क्या बताया था कि दांडी मार्च का मेरा कहने का मतलब दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो आप सभी याद रखिएगा 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च, यहाँ देखिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी वीडियो को फिर से देख लेना, लेकिन याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सभी यानी कि अगर आप सभी क्या चाहते हो कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक में आना चाहिए। ठीक है, खैर मैं आप सभी को टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। आज की क्लास में भी मैं आप सभी को 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, मैं अकेला हूं, सब कुछ करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, वीडियो को डिकोडिंग करना पड़ता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। बस एक ही हेल्पर है मेरे को, जो कि क्वेश्चन को खोज के लाता है। ठीक है, उनको 1 दिन लग जाता है क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, इनका रीजन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है आप सभी देखिएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो का लेंथ जो है लंबा ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, आप सभी 6 नंबर का क्वेश्चन भी एंजॉय कर लीजिए, यानी कि अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेन का कलर चेंज करने दो, पेन का कलर कैसे दूसरा हो जाता है यार। चलिए ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मगध के सबसे शक्तिशाली, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप सभी को बता देता हूं, 16 महाजनपदों में, ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है प्यारे साथियों? तो वो है कौन? मगध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, चलिए मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है, आप सभी को मालूम है मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मगध का सबसे शक्तिशाली होने के कारण आप सभी को केवल 2 ही लिखना है। ठीक है, नहीं समझे? फिर से पढ़िए, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कोई 2 कारण आपको लिखना है।
क्या आप लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। लेकिन मैं आप सभी को जिस तरीका से बताऊंगा एग्जाम में वैसा ही लिखना है। जो कॉपी चेक करेगा ना टीचर, आपको 2 नंबर 100% दे देगा भाई। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो आप सभी याद रखिएगा मगध था। ठीक है, जिसके 2 मुख्य कारण निम्नलिखित थे या फिर इस तरीके से थे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उत्तर आप सभी को ऐसा ही लिखना है प्यारे साथियों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा ही उत्तर आप सभी लिखिएगा। ठीक है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। ठीक है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, ऐसे एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, मैं आप सभी को समझा रहा हूं। ठीक है, जिसके 2 मुख्य कारण ये थे। ठीक है, या फिर निम्नलिखित थे, आप सभी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसा मैं आप सभी को दिखा रहा हूं ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहला है लोहे की खदानें। ठीक है, मगध साम्राज्य के जो आसपास देश प्यारे साथियों झारखंड जो था, उनके पास लोहे की बहुत सारी खदानें थी। ठीक है, आप देखो लोहे की खदानें, मगध के पास आधुनिक झारखंड में, मगध के पास आधुनिक झारखंड में लोहे की समृद्ध खदानें थी, जिनसे युद्ध के लिए, ठीक है, जिनसे युद्ध के लिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, जिनसे युद्ध के लिए मजबूत हथियार और खेती के लिए अच्छे औजार बनाना आसान था। ठीक है, सबसे पहला ये लिखना है आप सभी को, लोहे की खदानें। ठीक है, ये जो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट डेंजरस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है, उत्तर है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, जिनके 2 मुख्य कारण ये थे। सबसे पहला है लोहे की खदानें, मगध के पास आधुनिक झारखंड में लोहे की समृद्ध खदानें थी, बहुत सारी खदानें थी, जिनसे युद्ध के लिए यानी कि लड़ाई के लिए, पहले के जमाने में युद्ध बोला जाता था। ठीक है, जिनसे युद्ध के लिए और खेती करने के लिए अच्छे औजार, अच्छे तरह के, अच्छे किस्म के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, औजार बनाना और आसान भी था। ठीक है, क्योंकि उसके पास लोहे की खदान नहीं थी ना, इसलिए आसान बना था। मतलब कोई भी हथियार बनाना उनके लिए आसान बात था, एकदम चुटकी बजाते ही बन जाता था। ठीक है, अब देखिए ख नंबर में क्या लिखना है आप सभी को, यहाँ देखिए, प्राकृतिक सुरक्षा। ठीक है, मगध की राजधानी, प्राकृतिक सुरक्षा तो आप सभी जानते हैं, जो ऊपर वाला के दिया हुआ है। ठीक है, जो ऊपर वाला के द्वारा दिया गया है, जैसे यहाँ देखो समझ जाइएगा आप सभी। मगध की राजधानी राजगीर, मगध की राजधानी कहां पर थी? तो राजगीर में थी। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ये तो प्राकृतिक है। ठीक है, राजगीर पहाड़ियां, पहाड़ी कौन? इंसान बनाता है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही दिया हुआ है। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और बाद की, ठीक है, और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र नदियां, ठीक है, जैसे गंगा और सोन नदी हो गया, ठीक है, ये संगम पर थी। ठीक है, पाटलिपुत्र नदियां जैसे कि गंगा और सोन नदी पर ही थी। ठीक है, मगध साम्राज्य, जिससे, ठीक है, जिससे दुश्मनों के लिए यहाँ हमला करना कठिन था, बहुत ही मुश्किल था कि कोई दुश्मन यहाँ पर हमला भी नहीं कर सकता था। ठीक है, इतना बड़ा पहाड़ है, कौन चढ़ेगा यार, कौन चढ़ेगा? ठीक है, जिसको मतलब उस समय में, उस जमाने में, यानी कि 1600 महाजन, यानी कि मेरा कहने का मतलब है पहले के जमाने की ईस्वी में तो हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि जो डायरेक्ट तोप मार देगा, उड़ा देगा मगध साम्राज्य को, है कि नहीं? डायरेक्ट युद्ध करना पड़ता था, युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था खुद से ही। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे आज के क्लास का लगभग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 9 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से देख लो, लेकिन याद कर लो प्यारे साथियों, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, याद कर लो, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। कल वाले क्लास में मैं आप सभी को डायरेक्ट 4 क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिखाने के बाद आप सभी का टोटल 10 क्वेश्चन पूरा जाएगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आप सभी को, 10 तो नहीं 9 क्वेश्चन का मैं गारंटी लेता हूं 2026 में 9 फरवरी को पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।